हेलो स्टूडेंट्स। तो असिस्टेंट अकाउंटेंट की जो सीरीज़ चल रही है उसकी नई क्लास में आप सभी का स्वागत है। और ये जो वीडियो है ये आपके एएसओ की जो वैकेंसी आई है आपके उत्तराखंड में उसके लिए भी बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि इसमें मैं आपका पेपर 1 क्लियर करवा रही हूँ। और इसमें आपका जो कॉमर्स का भी पोर्शन होगा, जो कॉमर्स वाले स्टूडेंट हैं उनका पेपर 2 वो भी इसमें इंक्लूड रहेगा। तो ये टॉपिक आप सभी के लिए है। लेकिन देखो, एक चीज़ से मैं बड़ी निराश हूँ कि आप उस तरह से वीडियोस को देख नहीं रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रॉपर प्रिपरेशन आप करना नहीं चाह रहे हैं। तो अगर आप अच्छे अच्छे व्यूज़ देंगे, मुझे लाइक्स देंगे, कमेंट देंगे, तभी ये सीरीज़ आगे बढ़ाने का मतलब है। अदरवाइज मैं असिस्टेंट अकाउंटेंट वाली सीरीज़ आगे बढ़ाऊंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और देखिए, वीडियोस को बार बार देखिए ताकि आपको समझ में आए। टाइमिंग बहुत कम है आपके पास। अगर जून में एग्ज़ाम होता है तो 3 मंथ्स ऑलमोस्ट हैं आपके पास, और ये बहुत ज़्यादा नहीं होते। जब कभी होली आ जाएगी, कभी ईद आ जाएगी, तो कभी नवरात्रे आ जाएंगे, रमज़ान आ जाएगा, तो फिर बहुत परेशानी होती है। इसलिए जितना भी टाइम मिल रहा है उसको आप पूरा यूटिलाइज़ करिए। ठीक है, मैं भी कोशिश कर रही हूँ कि जल्दी जल्दी आपको वीडियोस प्रोवाइड करवा दूँ। तो देखिए, और एक बात और, किसी स्टूडेंट ने मुझे कहा कि मैम हिंदी में करवाइए। तो देखो बच्चों, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं हिंदी लैंग्वेज यूज़ करूँ, लेकिन ऐसा तो पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि मैं हैंड रिटन नोट्स बना रही हूँ। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि मैं हिंदी में भी लिखूँ और इंग्लिश में भी लिखूँ। तो थोड़ा सा मैं एडजस्ट कर रही हूँ, थोड़ा सा आप एडजस्ट करिए। अगर आप वीडियो को बार बार देखेंगे तो आपको ये इंग्लिश का भी कोई मुश्किल नहीं लगेगा, और इतनी हार्ड इंग्लिश मैं लिखती भी नहीं हूँ। मैं बुकिश लैंग्वेज कभी नहीं लिखती हूँ। मैं क्या करती हूँ, मैं अपनी लैंग्वेज में लिखती हूँ इसको, है ना। तो समझने की कोशिश करिए प्लीज़। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है, आज का टॉपिक है सैम्पलिंग मेथड्स, सेंसेस एंड प्रिंसिपल्स ऑफ सैम्पलिंग। इससे पहले कि मैं ये टॉपिक स्टार्ट करूं, मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने आपका क्या करवा दिया है इसमें। ये है आपका एएसओ का सिलेबस। इसमें मैंने आपका स्टैटिस्टिक्स का पूरा पोर्शन करवा दिया है, ये वाला डेफिनेशन, स्कोप, फंक्शंस, लिमिटेशंस, डिस्ट्रस्ट एंड मिसयूज। इसके अलावा मैंने कलेक्शन ऑफ डेटा करवा दिया है, प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा। और आज का जो टॉपिक रहेगा ये भी आपका क्लियर हो जाएगा, एलिमेंट्री आइडिया ऑफ सैम्पलिंग टेक्निक्स। ठीक है, इसमें प्रिंसिपल्स भी करवा दूंगी, तो ये भी आज आपका क्लियर हो जाएगा। और ये देखिए, ये है आपका असिस्टेंट अकाउंटेंट का सिलेबस। इसमें जो ये वाली बिजनेस स्टैट्स मैं करवा रही हूँ आजकल, तो ये नेचर, स्कोप, इंपॉर्टेंस, मिसयूज, लिमिटेशंस, कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, तो मैं करवाऊंगी अभी आगे। मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा, और ये मेथड्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ सैम्पलिंग आज हो जाएगा आपका। तो ये भी आपकी इस तरह से आगे बढ़ रही है सीरीज, तो कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। दोनों आपके सिलेबस कवर हो रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अच्छा, एक बात तो बताइए, समझ में आता है कि नहीं आता है? ये तो बताना पड़ेगा ना आपको कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है तो मैं और सुधार करने की कोशिश करूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको मतलब देखिए, मैं इतना मेहनत करके इतने ऐसे नोट्स बना के आपको दे रही हूँ, मैं कोई भी टॉपिक आपका छोड़ नहीं रही हूँ बिल्कुल भी। तो आपसे भी मैं ये उम्मीद कर सकती हूँ ना कि आप बहुत अच्छे से तैयारी करें और मुझे अच्छा सा रिजल्ट दें फिर, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्या है आज का टॉपिक? सैम्पलिंग मेथड्स, सेंसेस एंड प्रिंसिपल्स ऑफ सैम्पलिंग। सैम्पलिंग के मेथड पढ़ेंगे हम आज, हम सेंसेस पढ़ेंगे, और हम पढ़ेंगे सैम्पलिंग के क्या क्या प्रिंसिपल्स होते हैं, यानी कि सिद्धांत होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेंसस इन्वेस्टिगेशन मेथड। क्या होता है ये भाई सेंसस इन्वेस्टिगेशन मेथड? जब आपको किसी चीज को, किसी सर्वे को करने के लिए हर यूनिट की जरूरत होती है, मीन्स दैट जैसे जनगणना होती है। जनगणना आप ऐसे नहीं कर सकते कि आपने 10 लोगों के घर में से या 1000 लोगों के घर में से 10 घर चुन लिया और उसके आधार पर आपने जनगणना बता दी। नहीं कर सकते ना। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, हर घर में जाना पड़ता है, हर घर में देखना पड़ता है कि कितने जेंट्स हैं, कितने लेडीज हैं, कितने बच्चे हैं। तो ये होता है क्या, सेंसस इन्वेस्टिगेशन मेथड इसको बोलते हैं। क्या बोला इन्होंने? अ सर्वे विच इंक्लूड्स एवरी यूनिट ऑफ रिलेटेड सब्जेक्ट। एक ऐसा सर्वे जिसमें जो भी आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हो उसकी हर यूनिट को इंक्लूड किया जाता है, शामिल किया जाता है। व्हेन यू वांट टू नॉलेज अबाउट ऑल यूनिट्स, जब आप चाहते हो कि आपको सब यूनिट के बारे में जानकारी मिले। लिमिटेड एरिया हो आपके पास, भाई लिमिटेड एरिया होगा तभी तो आप ये काम कर पाओगे, है ना। हाई लेवल ऑफ एक्यूरेसी, इससे क्या होता है, मतलब जो शुद्धता होती है वो हाई लेवल की हो जाती है। ट्रस्टवर्थी होता है, भाई घर घर जाके आपने पता करा है, गलती होने की चांसेस ही नहीं है। ऑल यूनिट्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ये मेथड उस जगह भी लगाते हैं जहां पर जितनी भी यूनिट्स हैं वो एक दूसरे से दूर होती, अलग अलग होती हैं। मीन्स दैट आप किसी घर में जनगणना करने गए, सपोज वहां पे 3-4 ही बच्चे हैं, है ना। अब जरूरी तो नहीं है उसके पड़ोस वाले घर में भी 3-4 ही होंगे या सबके ही 3-4 होंगे, नहीं होंगे ना। किसी का एक भी होगा, किसी का नहीं होगा, किसी के 2 होंगे, है ना। तो इस तरह से क्या होगा, जहां पर यूनिट्स डिफरेंट हो वहां पर क्या होता है, ये वाला मेथड यूज होता है। क्या इसकी मेरिट्स हैं, देख लेते हैं। डिटेल्ड इंफॉर्मेशन
इससे आपको क्या होता है, डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, हाई लेवल एक्यूरेसी होती है इसमें। यूनिट्स आर डिफरेंट देन यूजफुल, अगर यूनिट्स डिफरेंट है तो यही यूजफुल होती है। डिमेरिट्स क्या है इसके भाई, ज़्यादा खर्चीला होता है, जाहिर सी बात है आपको जाना पड़ेगा हर जगह, तो ज़्यादा खर्चीला तो होगा ही। ये वास्ट एरिया के लिए नहीं होता है, क्योंकि वृहद एरिया में आप कहाँ जाओगे, है ना, इतना कहाँ जाओगे। टाइम एंड हार्ड वर्क नीडेड, इसके लिए टाइम भी चाहिए और मेहनत भी चाहिए। अनयूजफुल फॉर सम स्पेशल टाइप प्रॉब्लम्स, कुछ जो स्पेशल टाइप प्रॉब्लम्स होती हैं उसके लिए ये यूजफुल नहीं होता। अब बात करते हैं किसकी, सैंपल इन्वेस्टिगेशन मेथड की। सैंपल इन्वेस्टिगेशन मेथड क्या होता है, पहले तो ये देखो कि सैंपल क्या होता है, मैं क्या चीज़ आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। सैंपल होता है, जैसे आपकी क्लास में 30 बच्चे हैं, 30 बच्चे में से अब आपको क्या पता करना है कि आपकी क्लास के बच्चे होशियार हैं या बुद्धू हैं, है ना। तो क्या करोगे आप उनमें से 10 बच्चों से क्वेश्चन पुट अप करोगे, रैंडमली उन्हें खड़ा करके, कभी किसी को खड़ा कर दिया, कभी किसी को, इस तरह से आपको पता चल जाएगा कि आपकी क्लास में कितने वाइज स्टूडेंट्स हैं, कितने वीक स्टूडेंट्स हैं और कितने एवरेज स्टूडेंट्स हैं। तो ये होता है सैंपल। सबको ना, जब आपके पास टाइम की कमी हो, सबको यूज ना करके कुछ को यूज करना, दैट इज कॉल्ड सैंपल, नमूना इन हिंदी। तो क्या है, अ सर्वे विच इंक्लूड्स ओनली रिप्रेजेंटेटिव यूनिट्स ऑफ रिलेटेड सब्जेक्ट फॉर, केवल क्या करना है, रिप्रेजेंटेटिव यूनिट्स आपको लेनी है। ये किसके लिए होती है, वास्ट एरिया के लिए होता है। नो नीड ऑफ हाई लेवल एक्यूरेसी, जहाँ बिल्कुल मतलब एक्यूरेसी नहीं चाहिए, एक्यूरेसी चाहिए लेकिन हाई लेवल की नहीं चाहिए, है ना। नॉट अवेलेबल मनी, जब आपके पास पैसा ना हो, टाइम ना हो, स्टाफ ना हो। यूनिट नेचर क्या हो, डिस्ट्रॉयबल हो, यानी कि नाशवान हो। इम्पॉसिबल यूजेस ऑफ सेंसस इन्वेस्टिगेशन मेथड, जहां पर आप इस सेंसस इन्वेस्टिगेशन मेथड को यूज ना कर सको, यानी कि जहां पर आप ये इम्पॉसिबल हो कि आप ये जो मैंने ऊपर आपको मेथड समझाया वो वाला मेथड आप यूज नहीं कर सकते, वहां पर आपको क्या यूज करना पड़ेगा, सैंपल इन्वेस्टिगेशन मेथड आपको यूज करना पड़ेगा। मेरिट्स देख लेते हैं बच्चों इसकी। मेरिट्स क्या है, सिंपल एंड लेस एक्सपेंसिव, सिंपल है, कम खर्चीला होता है, टाइम एंड हार्ड वर्क सेविंग्स, इससे आपका समय भी बच जाता है और आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। मोर साइंटिफिक मेथड, भाई साइंटिफिक मेथड है, ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है और आपको जो रिजल्ट है वो भी सही मिल जाता है। फैसिलिटी ऑफ डीपली चेक, आप इसमें डीपली चेक कर सकते हो। वन मेथड फॉर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन करना हो उसके लिए ये एक मेथड है। ठीक है, इसकी डिमेरिट्स देख लेते हैं। डिमेरिट्स इसकी क्या क्या है, नॉट यूजफुल इन हाई लेवल एक्यूरेसी, मैंने आपको पहले ही बताया, अगर हाई लेवल की आपको एक्यूरेसी चाहिए तो उसके लिए ये मेथड नहीं बना है। कन्फ्यूजिव रिजल्ट, इससे कई बार क्या होता है, कन्फ्यूजिंग रिजल्ट्स आ जाते हैं। कैसा आ जाता है भाई, आपने जिन बच्चों को रैंडमली उठाया था, ऐसा भी तो हो सकता है कि वो सारे के सारे ही होशियार हों या सारे के सारे ही बुद्धू हों, तो इस तरह से रिजल्ट आपका बिल्कुल एक्यूरेट सही नहीं आता है ना। अनसुटेबल इन अब्सेंस ऑफ होमोजेनिटी, जहां पर एक रूपता ना हो, सजातीयता ना हो, वहां पर ये क्या होता है, सुटेबल नहीं है ना। स्पेशल नॉलेज नीडेड, इसके लिए स्पेशल नॉलेज चाहिए होता है, भाई दिमाग लगाना पड़ता है कि किस बच्चे को उठाए तो पता चले कि ये बच्चा कैसा है, जो सबको रिप्रेजेंट कर सके। इम्पॉसिबल सैम्पलिंग, कई बार सैंपल लेने इम्पॉसिबल हो जाता है, पता ही नहीं चलता कि कैसे करें, है ना। अब क्या है, इसके इसेंशियल्स क्या है गुड सैंपल के, गुड सैंपल लेने के लिए क्या क्या इसमें होना चाहिए। एडिक्यूट साइज, यथोचित इसका आकार होना चाहिए। रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिवर्स, इससे जितने भी लोग हैं उनका रिप्रेजेंट होना चाहिए, जिस भी क्षेत्र में आप इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं। इंडिपेंडेंस होनी चाहिए इसमें और होमोजेनिटी होनी चाहिए इसमें। ठीक है, तो ये सब इसके क्या है, एक गुड सैंपल के इसेंशियल्स हैं। चलते हैं आगे, देखते हैं सैम्पलिंग मेथड्स को स्टार्ट करते हैं। भाई यहाँ से आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है और इसे आप बहुत अच्छे से करेंगे। जब आप बहुत अच्छे से इसको करेंगे तभी आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी, है ना। तो ये भी मुझे बता देना ज़रा कि हैंड रिटन नोट्स से पढ़ने में आपको परेशानी तो नहीं आ रही है। तो देखते हैं, सैम्पलिंग मेथड्स स्टार्ट करते हैं। सैम्पलिंग मेथड में देखो दो तरह के मेथड होते हैं, एक होता है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स और एक होते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स, यानी कि प्रायिकता मेथड और प्रायिकता नहीं होती जिसमें, वो वाले मेथड, है ना। प्रायिकता, आपने प्रोबेबिलिटी आपको पता होगा वैसे क्या होता है, जैसे कि आप टॉस करते हो, आप किसी कॉइन को टॉस करते हो तो हेड और टेल आने की जो चांसेस होते हैं उसी को क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी बोलते हैं ना। तो देखते हैं क्या है इसमें प्रोबेबिलिटी में। एवरी आइटम इन द यूनिवर्स हैज अ इक्वल चांस ऑफ बीइंग चूजन, कह रहे हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स में क्या होता है, जितने भी आइटम्स हैं उन्हें चूज करने के सेम चांस हो, इक्वल चांस हो। कैसे, आपने कोई क्लास, वही एग्जाम्पल हम लेंगे, क्लास में आपने बच्चे इकट्ठे करे हैं, स्टूडेंट्स इकट्ठे करे हैं, अब आप किसी भी स्टूडेंट को उठा दो, किसी भी स्टूडेंट को उठा सकते हो, आप एक को नहीं, आप किसी को भी उठा सकते हो, तो क्या होगा उससे, आपके जो ये वाला जो आपका सैम्पल मेथड होगा वो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड। किसी को भी उठा लिया आपने रैंडमली,
ऐसा नहीं है कि आपने फर्स्ट रो में बैठे हुए बच्चे को उठाया, लास्ट रो में वालों को ही आप उठाओगे, ऐसा नहीं करोगे ना आप किसी को भी उठा ले रहे हो रैंडमली, तो दैट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड। क्या बोला? एवरी आइटम इन द यूनिवर्स, जितने भी वहां पर आइटम्स हैं उनके पास इक्वल चांस है, बराबर चांस है चूज होने का। मोर ऑब्जेक्टिव होता है ये, अच्छा माना जाता है ये मेथड। स्ट्रिक्टली एट रैंडम, इसमें क्या होता है, रैंडमनेस को स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है। देखते हैं इसके क्या क्या मेथड है। ये तो मैंने एक प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड बताया, इसके अंदर जो मेथड है इसके अंदर कुछ मेथड्स होते हैं, उन्हें देख लेते हैं। फर्स्ट मेथड है इसमें सिंपल और अनरेस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग। ये तो बिल्कुल ही सिंपल मेथड है, बस वही वाली बात कि क्लास में कितने भी स्टूडेंट्स हैं आपने किसी को भी आप उठा सकते हो, सबको उठाने के इक्वली चांस जब हों तो दैट इज कॉल्ड सिंपल और अनरेस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग। मतलब किसी भी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं है। ठीक है, क्या है? ईच एंड एवरी यूनिट हैज एन इक्वल अपॉर्चुनिटी, जितने भी यूनिट्स हैं उनमें क्या है, इक्वल अपॉर्चुनिटी है उन्हें रैंडमली उठाने की। फॉर एग्जाम्पल लॉटरी मेथड। लॉटरी मेथड आपने देखा होगा, क्या करा, किसी टब में या किसी उसमें बकेट में क्या डाल दिए, नंबर से डाल देते हैं और उसे चूज कर लेते हैं, किसी एक को भी उठा लेते हैं। तो देखो कोई सा भी उठ सकता है ना, कोई भी उठ सकता है, तो इसका मतलब वो क्या है, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है। मेरिट्स क्या क्या होती है इसकी, देखो चलो। नो पॉसिबिलिटी ऑफ पर्सनल वाइज, इसमें आप पक्षपात नहीं कर पाते। रिप्रेजेंट्स द यूनिवर्स इन बेटर वे, इसमें जितने भी चीज़ें हैं, जितने में से भी आप क्या करना चाहते हो, सैंपल लेना चाहते हो, वो एक बेटर वे में रिप्रेजेंट होते हैं। डिमेरिट्स, नेसेसरी या कंप्लीट कैटलॉग्ड यूनिवर्स, इसमें आपको कंप्लीट यूनिवर्स की ज़रूरत होती है। सो डिफिकल्ट टू हैव अप टू डेट लिस्ट, कई बार ये क्या हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है लिस्ट को क्या करना, अप टू डेट रखना। यूजुअली लार्जर साइज, जब आपके पास बहुत बड़ा, बहुत बड़ी जगह का, बहुत बड़े एरिया का आपको सैंपल लेना हो तो ये कई बार मुश्किल हो जाता है कि आपके पास उसकी अप टू डेट लिस्ट ना हो, है ना। तो देखते हैं सेकंड मेथड क्या है। फर्स्ट मेथड हमने क्या देखा, सिंपल और अनरेस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग। सेकंड मेथड क्या है, रेस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग। इसमें एक तो ये होता है जिसमें प्रतिबंध नहीं है, कुछ भी उठाओ भाई, ठीक है। अब की बार क्या हो गया, थोड़े से रेस्ट्रिक्टेड लगा दिए। क्या लगाए प्रतिबंध? फर्स्ट है आपका स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। कुछ नहीं करा, क्या करा इसमें स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में, सब डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स, ग्रुप्स में सब डिवाइड कर दिया, लेकिन अपनी मर्जी से नहीं करा। ऐसे करा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, जो कि म्यूचुअली क्या है, एक्सक्लूसिव है। इंक्लूड ऑल आइटम्स, सब आइटम्स को इंक्लूड करके तब आप निकालोगे इसको। देन चूजन इंडिपेंडेंटली फ्रॉम ईच ग्रुप, फिर क्या करोगे आप, इनको स्वतंत्रतापूर्वक इसमें से निकाल लोगे। तो क्या होता है ये, पहले आप क्या करोगे, छोटे छोटे ग्रुप बना दोगे, जैसा आपने यहाँ बनाए मेल फीमेल चाइल्ड, बस इसमें से रैंडमली चूज कर लो, 2 2 2 2, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। ठीक है ना, पहले आपने ग्रुप्स बना दिए मेल फीमेल चाइल्ड करके, और उसमें से आपने कुछ निकाल लिए, 2 निकाल लिए, 3 3 निकाल दिए, सब में से अपने जजमेंट के आधार पे नहीं निकाले, मतलब दिमाग नहीं लगाया आपने, अपनी मर्जी से नहीं निकाले हैं। ये मैं इसलिए बता रही हूँ ये स्ट्रेटिफाइड में ये इतनी बड़ी बात, क्योंकि ये आपको आगे भी एक मेथड और आएगा कोटा सैम्पलिंग का, उसमें आपको लगेगा कि ये और वो एक जैसा है, लेकिन इसमें आपने क्या करना है, स्ट्रेटिफाइड में आप जजमेंट के बेस पे नहीं निकाल रहे हो इन्हें कि ये मेल आएंगे, ये फीमेल आएगी, ये चाइल्ड आएंगे, ऐसा नहीं कर रहे हो। आपने ग्रुप बना दिए और फिर आप ग्रुप में से निकाल रहे हो, ठीक है ना। और वो भी कैसे निकाल रहे हो, सैम्पलिंग करके। अब देखो इसकी मेरिट्स क्या है, मेरिट्स हैं ये मोर रिप्रेजेंटेटिव होता है, इसमें एक्यूरेसी क्या होती है, कमाल की एक्यूरेसी होती है इसमें। अब देखते हैं सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। अच्छा, जिसके मैंने डिमेरिट्स नहीं लिखवाए हैं ना, तो वो यूजफुल नहीं है इसलिए नहीं लिखे। अब आता है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। भाई ये तो बहुत ईजी वो है, पहले मैं आपको बता देती हूँ इसमें लिखा क्या है, वो बाद में बताऊंगी। पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि मेथड होता क्या है। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग क्या होती है, सिस्टम से कोई काम करना, नाम से ही पता चल रहा है सिस्टम से कोई काम करना। जैसे कि आपने क्या करा, कोई भी एक जैसे फर्स्ट रो में, सेकंड रो में, थर्ड रो में, फोर्थ रो में आपके पास स्टूडेंट बैठे हैं। अब आपने देख लिया फर्स्ट रो में आपने 2 बच्चे छोड़ के तीसरा बच्चा उठाया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करो, अब इसमें आपने 2 बच्चे छोड़ के फिर दूसरा बच्चा उठाओ, फिर 2 बच्चे छोड़ के फिर तीसरा बच्चा उठाओ। तो एक सिस्टम से आप चल रहे हो, आप जो गैप रख रहे हो उसमें बिल्कुल सिस्टम से रख रहे हो। जैसे यहाँ पे मैंने क्या किया है, पहले फर्स्ट मैंने ऐसे रैंडमली चूज कर लिया, मैं 2 भी चूज कर सकती थी, फिर मैं 2 से 4 पे जाती, 4 से 6 पे जाती, 6 से 7 पर जाती, लेकिन मैंने क्या किया, चूज 1 किया। तो मैंने फिर 1 के बाद 3, 2 का गैप दे दिया ना, तो इसी तरह से मैंने क्या करा, रैंडमली इनको चूज कर रही हूँ। तो ये होती है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। क्या है, सिलेक्टिंग 1 यूनिट एट रैंडम, एक यूनिट तो आप ऐसे ही ले लो, एंड देन सिलेक्टिंग एडिशनल यूनिट्स एट एवरी स्पेस्ड इंटरवल्स, एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद, यानी कि ये इंटरवल्स है ना आपके 2 2 के, तो पर्टिकुलर इंटरवल के बाद के आप बच्चों को उठाओ। पॉपुलरली यूज्ड इन दोज केसेस वेयर अ कंप्लीट लिस्ट ऑफ द पॉपुलेशन, वहां पर ये ज्यादा यूज होते हैं जहां पर एक कंप्लीट लिस्ट होती है आपके पास जनसंख्या की। फ्रॉम विच सैंपल इज टू बी ड्रॉन, जहां से आपको सैंपल लेना है। लिस्ट में बी प्रिपेयर्ड इन अल्फाबेटिकल
जियोग्राफिकल, न्यूमेरिकल और सम अदर ऑर्डर। जो आपकी लिस्ट है वो कैसी भी हो सकती है, वो आपकी अल्फाबेटिकल भी बनी हो सकती है, जियोग्राफिकल भी हो सकती है, न्यूमेरिकल भी हो सकती है। मीन्स दैट आपने न्यूमेरिकल आपके पास 1 2 3 4, तो आपने क्या करा, 1 उठा लिया, फिर उसके बाद 3 उठा लिया, या 1 के बाद 4 उठा दिया, 4 के बाद आपने 6 उठा लिया, है ना। इस टाइप की भी आपके पास लिस्ट हो सकती है। अल्फाबेटिकल भी हो सकती है, यानी कि नाम से है। अब आपने देख लिया कि पहले ए वाले को उठाऊंगी मैं, फिर मैं बी वाले को उठाऊंगी, फिर मैं सी वाले को इतने को उठाऊंगी। तो इस तरह से भी आप एक इसका वो बना सकते हो, क्या बना सकते हो, सिस्टम बना सकते हो, है ना। रिमेंबर नो पीरियोडिक फीचर्स। इसमें पीरियोडिक फीचर्स का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ऐसा तो नहीं है कहीं आप जिनको उठा रहे हो वो क्या है, सारी फीमेल ही उठ जाए, जिन्हें उठा रहे हो आप वो सारे मेल ही उठ जाए। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि ऐसी गलती ना हो जाए। बाकी ये बहुत अच्छा मेथड है। मेरिट सिंपल होता है ना, कन्वीनियंट होता है अडॉप्ट करने के लिए, लेस टाइम एंड वर्क। इसमें क्या होता है, कम टाइम लगता है और कम काम करना होता है। रिजल्ट जनरली क्या होता है इसका, सेटिस्फैक्ट्री होता है। रिजल्ट आपको इसमें सेटिस्फाई कर देता है। अब आ जाओ भाई, एक और मेथड इसके आगे है। इसमें अभी कौन से मेथड चल रहे हैं, प्रोबेबिलिटी मेथड चल रहे हैं। तो ये है मल्टी स्टेज और क्लस्टर सैम्पलिंग। मल्टी स्टेज और क्लस्टर सैम्पलिंग क्या होता है, क्लस्टर आप याद कर लेना, मल्टी स्टेज से आप समझ जाओगे कि क्या है। इसमें क्या होती है, बहुत सारी स्टेजेस होती है। कैसे, सपोज वी वांट टू टेक अ सैंपल ऑफ 5000 हाउस होल्ड्स फ्रॉम इंडिया। सपोज हम ये चाहते हैं कि 5000 जो घर हैं उससे सैंपल लें। अब देखो ये तो बहुत, इंडिया के अंदर ये तो बड़ी टिपिकल बात हो गई ना। 5000 घर अगर हम कुछ वहां से छांटेंगे, साउथ से, कुछ नॉर्थ से, कुछ ईस्ट से, कुछ वेस्ट से, तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हमने क्या करा, हमने सबसे पहले कोई स्टेट चूज करा। अब भाई जब बात हो रही है हमारे उत्तराखंड की, प्यारे उत्तराखंड की, तो हम उत्तराखंड को ही चूज करेंगे ना, हम तो उत्तराखंड में रहते हैं। तो उत्तराखंड को सबसे पहले आपने कोई स्टेट चूज करा, दैट इज उत्तराखंड। और मैं हूँ देहरादून की, तो मैं डिस्ट्रिक्ट भी अपना ही लूंगी, है ना। और देहरादून में भी कहाँ की, विकासनगर की। तो विकासनगर ले लिया मैंने विलेज के उसमें, और फिर उसके बाद ले लिए मैंने विकासनगर के 1000 हाउस होल्ड्स। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, सर्वे करेंगे। तो जब मल्टी स्टेज में क्लस्टर टाइप से, क्लस्टर बोलते हैं इसको, इस टाइप से हम कोई भी सर्वे करते हैं, कोई भी सैंपल्स लेते हैं, तो उसको बोलते हैं मल्टी स्टेज या क्लस्टर सैम्पलिंग। तो ये हुए आपके प्रोबेबिलिटी के मेथड्स। अब आ जाते हैं हम नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड्स में। थोड़ी ही रह रही है वीडियो, देखो अच्छे से देख लो, टॉपिक पूरा कंप्लीट करवा दूंगी। और फिर आपको इस टॉपिक के लिए कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। चाहे आप नेट की तैयारी कर रहे हो या किसी भी उसकी, नेट में भी ये टॉपिक है आपका, तो बहुत अच्छे से इसको पढ़ लो। देखो अब आ जाते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड में। इसमें क्या होता है, डू नॉट प्रोवाइड एवरी आइटम इन द यूनिवर्स विद अ नोन चांस ऑफ बीइंग इंक्लूडेड। इसमें क्या होता है, सारे जो यूनिवर्स में आइटम होते हैं उन्हें चूज करने का चांस नहीं होता। प्रोबेबिलिटी में क्या होता है था कि जितने भी क्लासरूम में स्टूडेंट्स हैं उनमें से आप किसी भी बच्चे को चूज कर सकते हो, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें इसके मेथड्स थोड़े अलग होते हैं, इसमें आप प्रोबेबिलिटी नहीं लगाते। ये क्या, वो क्या होता था, पार्शियली ऑब्जेक्टिव होता था, लेकिन ये क्या है, पार्शियली सब्जेक्टिव। तो ये जरूर याद रखना है कि इसमें सब्जेक्टिव कौन सा होता है और ऑब्जेक्टिव कौन सा होता है। तो वो वाला ऑब्जेक्टिव होता है प्रोबेबिलिटी वाला, और ये वाला जो होता है पार्शियली सब्जेक्टिव होता है। अब इसमें फर्स्ट वाला देख लेते हैं, फर्स्ट वाला कौन सा मेथड है आपका नॉन प्रोबेबिलिटी में। 4 मेथड होते हैं इसके। इसमें फर्स्ट है जजमेंट सैम्पलिंग, या फिर इसको डेलिब्रेट भी बोलते हैं और पर्पोजिव भी। ये जो भी हैं ये सारे एक ही सैम्पलिंग के नेम है, जजमेंट, डेलिब्रेट और पर्पोजिव। तो देखिए क्या है इसमें, इस वाले उसमें जजमेंट नाम से ही पता चल रहा है भाई, नाम से ही पता चल रहा है कि क्या कर रहे हैं हम, जजमेंट करके किसी को चूज कर रहे हैं। लिखा हुआ भी है इसमें, चॉइस ऑफ सैंपल्स ऑन द जजमेंट विच ही थिंक्स आर मोस्ट टिपिकल। सबसे बढ़िया बच्चे को उठा लिया क्लास में से मॉनिटर बनाने के लिए। कैसे पता चला हमें सबसे बढ़िया है, हमने कोई इन्वेस्टिगेशन थोड़ी करा इसके ऊपर। हमने क्या करा, हमें पता है ये बच्चा सबसे पहले कॉपी चेक करवा देता है, ये बच्चा सबसे बढ़िया लिखता है, राइटिंग भी इसकी, और ये सबसे ज्यादा डिसिप्लिन में रहता है। एक बच्चा हमारी नजर में है, जजमेंट करके हमने क्या कर दिया, उसे उस सैंपल की तरह ले लिया, उसे क्लास मॉनिटर बना दिया। तो ये होती है आपकी जजमेंट सैम्पलिंग। क्या मेरिट है इसकी, इंपॉर्टेंट पर्सन इंक्लूडेड। इसमें जो मतलब सही बंदा होता है ना उसे इंक्लूड कर सकता है, अपना दिमाग यूज करके उसे यूज कर सकता है ना। डिमेरिट्स क्या होते हैं भाई, साइंटिफिक तो है नहीं है, इसमें पर्सनल बायनेस होती है। क्या होता है ना, देखो टीचर का भी क्या होता है बच्चों के साथ। मैं भी जब स्कूल में पढ़ती थी तो ये होता था कि हर चीज़ में शिवा को कर दो आगे। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो इसमें बायनेस होना वो है, ज़रूरी हो जाता है। क्या होता था, डांस हो रहा है, शिवा कर लेगी। पढ़ाई में अब मैगजीन छपनी है, शिवा एडिटर बन जाएगी। तो मतलब ये चीज़ें बहुत होती हैं, इसमें पर्सनल बायनेस बहुत ज़्यादा चलती है। अब देखिए आगे, सक्सेस ऑफ दिस मेथड डिपेंड्स अपॉन एक्सलेंस इन जजमेंट। इस वाले की जो सक्सेस होती है ना मेथड की, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, डिपेंड करती है जजमेंट आपने कितने बढ़िया तरीके से कराया है, कितने बढ़िया तरीके से आपने मॉनिटर बनाया है, उतना ही आपके क्लास का डिसिप्लिन क्या रहेगा, अच्छा रहेगा। तो ये थी आपका कौन सा, जजमेंट सैम्पलिंग, जिसको डेलिब्रेटिव और पर्पोजिव भी बोलते हैं। याद कर लेना, ये थोड़े से इंग्लिश के वर्ड है, वो भी आपको आने चाहिए, इनको अच्छे से याद कर लेना। अब आ जाता है कोटा सैम्पलिंग में। कोटा सैम्पलिंग भी कैसी होती है, जैसे हमने पीछे सैम्पलिंग करी थी, कौन सी,
मैंने आपको बताई थी स्ट्रेटिफाइड वाली, है ना। स्ट्रेटिफाइड में भी आपने क्या करा था, सब ग्रुप्स बनाए थे। इसमें भी सब ग्रुप्स ही बनाओगे आप, लेकिन अपने जजमेंट के आधार पर बनाओगे, अपना दिमाग यूज करके। कैसे? मोस्ट कॉमनली यूज होता है ये वाला जो मेथड है, क्वार्टर्स आर सेटअप सम स्पेसिफाइड कैरेक्टरिस्टिक्स। इसके कुछ गुण जो होते हैं, इसकी जो विशेषताएं हैं वो आपस में मिलती जुलती होती हैं। विद इन द क्वार्टर सिलेक्शन ऑफ सैंपल आइटम्स डिपेंड्स ऑन पर्सनल जजमेंट। आप पर्सनल जजमेंट करके कुछ भी ग्रुप्स बना सकते हो, और ये हो जाती है आपकी क्या, कोटा सैम्पलिंग। बात करते हैं कन्वीनियंस सैम्पलिंग की। तो कन्वीनियंस सैम्पलिंग भी बहुत ईजी होती है। क्या है होती है ये? जैसे आपको कोई भी सर्वे करना है, अब आपने अपनी कन्वीनियंस के आधार पर आपने क्या कर लिया, सिलेक्ट कर ली जगह, है ना। आपको पॉपुलेशन से रिलेटेड, या सपोज करिए आपको एजुकेशन से रिलेटेड कोई सर्वे करना है, तो आपने क्या करा, आपके पास का जो गांव है आप उसमें चले गए और उससे आपने सैंपल्स इकट्ठे कर लिए। तो इसको बोलते हैं कन्वीनियंस सैम्पलिंग। इसको याद रखना, एक वर्ड अगर आपके क्वेश्चन में आ जाता है एग्जाम में, चंक, तो ये किससे रिलेटेड है ये वर्ड? ये रिलेटेड है कन्वीनियंस सैम्पलिंग से। क्या वर्ड है? चंक। ठीक है, याद रखना। क्या बोला इसमें? सेलेक्टिंग कन्वीनियंट पॉपुलेशन यूनिट्स नाइदर बाई प्रोबेबिलिटी नॉर बाई जजमेंट। ना तो आपने प्रोबेबिलिटी के आधार पर निकाली, ना आपने जजमेंट के आधार पर लिया इसको, बट बाई कन्वीनियंस, अपनी सहूलियत के हिसाब से आपने क्या करा, सैंपल लिया। और लास्ट इसका जो टॉपिक ये है, मेथड है बट नॉट द लिस्ट। हमेशा ध्यान रखें, ये स्नो बॉल आजकल बहुत ज़्यादा चलन में है और बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो होता क्या है, स्नो बॉल भी बोलते हैं इसको, नेटवर्क भी, चैन रिफरल सैम्पलिंग। इसको ना आप मूवी देखी होगी आपने, जय हो, जय हो, बस ये याद रखना। जय हो जिसने मूवी देखी है उसे ये मेथड कभी भूलना ही नहीं है। वैसे तो चैन भी वर्ड है ही इसमें, तो आपको भूलना है ही नहीं है। अब देखो नेटवर्क भी है, नेटवर्किंग भी होती है ना। ये जगह जगह लोग खड़े रहते हैं सूट बूट पहन के, और शुरू हो जाते हैं कि भाई आप ये वाला ज्वाइन कर लो हमारे साथ, हम नेटवर्क बनाएंगे। और देखो हमारे जो सबसे बड़े वाला ओनर है उसने BMW ले ली, और आपको भी, आप भी 6 महीने में ऐसे ही हो जाओगे। ये इस तरह से करते हैं ना, वही नेटवर्किंग है ये, वही है ये स्नोबॉल, और कुछ नहीं है। क्या? लेकिन इसमें कुछ वो होता है ना, मतलब कुछ इसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। क्या है? एक बंदे ने 2 बंदे चूज करे और उन्हें कहा कि अपने जैसे ही 2 बंदे और ले आना। दोनों को कहा तुम भी 2-2 ले आना। फिर इन 2 बंदों ने आगे उनको बोला कि 2 बंदे और ले आना। जैसे यह है कोई मेन जिसको चूज करना है सैंपल, उसने क्या किया, 2 सैंपल चूज कर लिए। आगे क्या करा, इसको क्या दिया, 3 तू चूज कर लेना, इसको क्या दिया, 3 तू चूज कर लेना। फिर इसको क्या, ये भी 3 चूज करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा। इस तरह से ये सारे क्या करेंगे, 3-3 चूज करेंगे। तो इस तरह से चैन बनती चली जाएगी, और इस तरह सैंपल्स मिल जाएंगे आपको ना, सैंपल्स आपके पास आ जाएंगे ये सारे इकट्ठे होके, और आप अपना सर्वे अच्छे से कर सकते हो। तो ये था स्नोबॉल नेटवर्क चैन रिफरल सैंपलिंग। भूलने वाला नहीं है, बस वर्ड याद रखना, जय हो, अपना आप याद रहेगा, कोई टेंशन नहीं है। अब जिसने नहीं देखी ना जय हो, वो देख लेना। चलो भाई, आ जाते हैं प्रिंसिपल्स पे। प्रिंसिपल्स जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट भी हैं और इजी भी हैं। बिल्कुल इजी तरीके से मैं आपको बता देती हूँ। 2 ही प्रिंसिपल हैं जो आपको याद रखने हैं, और इंपॉर्टेंट जैसा इसमें कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी पता होने चाहिए कुछ। भाई देखो, आ जाए एग्जाम में और हम जो चीज़ कर सकते थे वो हमने नहीं करा, तो फिर मज़ा नहीं आता है ना। तो देखिए किंग ने क्या कहा, द लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी लेज डाउन दैट अ moderately large number of items chosen at random from a large group are almost sure on the average to possess the characteristics of the large group। भूल जाओ क्या बोला, ये तो मैंने आपको थ्योरी बता रखी है। क्या हुआ, कोई बहुत बड़ा ग्रुप है, बहुत बड़े ग्रुप से आपने सैंपल लिए और उनका आपने निकाला एवरेज, यानी कि रैंडमली जो लिए आपने सैंपल्स उनका एवरेज निकालना। तो ऑलमोस्ट ऐसा होता है कि अगर आप पूरे जितने भी लोग थे उसमें शामिल, मीन्स दैट अगर आप 30 बंदों का एवरेज निकालते तो वो भी वही आएगा, और आपने 5 जो रैंडमली सिलेक्ट करे हैं उनका एवरेज निकाला तो वो भी आपस में क्या होगा, सेम होगा। यही है प्रिंसिपल ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी। कह रहे हैं कि अगर आप बहुत बड़ा लार्ज नंबर लेकर उसका एवरेज निकालो और उसमें से रैंडमली चूज करे हुए बंदों का एवरेज निकालो तो ऑलमोस्ट वो सेम आता है। इसके लिए क्या होना चाहिए, सैंपल साइज शुड बी लार्ज, सैंपल मस्ट बी ड्रॉन रैंडमली। जो सैंपल्स हैं वो क्या करने चाहिए, रैंडमली उनको लेना चाहिए। और ये लास्ट है आपका टॉपिक आज का, दूसरा वाला आपका प्रिंसिपल। क्या है ये, प्रिंसिपल ऑफ इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर्स। इसी का विस्तृत रूप है ये जो भी मैंने आपको प्रिंसिपल करवाया। इसमें क्या होता है, कह रहे कि जो दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट अदर थिंग्स बीइंग इक्वल लार्जर द साइज ऑफ सैंपल मोर एक्यूरेट द रिजल्ट्स आर लाइकली टू बी। अगर जितना बड़ा साइज होगा आपके उसका पॉपुलेशन का या आपका जो इन्वेस्टिगेट एरिया है, उतना ही ज़्यादा आपका एक्यूरेट रिजल्ट आएगा। एज द सैंपल साइज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन अ सैंपल गेट लार्ज इनफ द स्टैटिस्टिकल इन्फ्लुएंस इज लाइकली टू बी मोर एक्यूरेट एंड स्टेबल। जितना बड़ा साइज होगा उतना ही आपका क्या होगा, एक्यूरेट रिजल्ट आएगा, स्टेबल रिजल्ट आएगा। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, आपने एक कॉइन टॉस करा कई बार, तो
कितनी बार हेड आएगा और कितनी बार टेल आएगा, इसकी चांस क्या होंगे, बहुत ज़्यादा हाई हो जाएंगे, है ना। तो यही इन्होंने बताया। तो ये था आपके लिए ऑल फॉर टुडे, और मैंने आपको ये पूरा का पूरा टॉपिक करवा दिया है। कल को क्लासिफिकेशन देखेंगे, टेबुलेशन देखेंगे, और इस तरह हम धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं और आपको पता भी नहीं चलेगा। मुझे ऐसा लग रहा है अगर यही स्पीड रही तो मार्च मिड तक आपका पेपर 1 तो कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, उम्मीद ऐसी ही है कि पेपर 1 आपका क्लियर हो जाएगा, और फिर उसके बाद हम पूरा कंसंट्रेशन करेंगे पेपर 2 पर। तो लगे रहिए, मेहनत करते रहिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।